हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल आईडीटी जॉब वर्क चैप्टर नंबर 16 के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कैन द प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर विदाउट डिक्लेयरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखो, ऐसे कोई सर्कमस्टांसिस है जहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो गुड्स की सप्लाई कर सकता है जॉब वर्कर की प्रीमाइसिस से, बिना ये डिक्लेयर कर रहे कि वो मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर हम नॉर्मल प्रोविज़न की बात करें तो जैसे अगर मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो मैं अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से ही गुड्स की सप्लाई करूँगा, या फिर मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक एडिशनल प्लेस का कॉलम होता है, वहाँ पर मैंने अपने आप एक जगह एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया हुआ है कि मैं यहाँ से भी सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जनरल प्रोविज़न तो ये है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने पूछा कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस भी है अगर आपने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ना दिखाया हो फिर भी वहाँ से सप्लाई कर दो। तो एक दो केसेस यहाँ पे हैं। तो वो पहला केस क्या होता है, अगर कोई प्रिंसिपल कोई स्पेसिफिक गुड्स की सप्लाई करता है जो कमिश्नर ने नोटिफाई की हुई है। कमिश्नर ने गुड्स कुछ नोटिफाई किए हुए हैं कि ये गुड्स की अगर आप सप्लाई करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप प्रिंसिपल प्लेस से करो, चाहे आप किसी अनदर प्लेस से करो, चाहे आपने उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ना दिखाया हो। तो एक तो ये केस है। और सेकंड केस ये है कि अगर जॉब वर्कर ही रजिस्टर्ड है, जो आप जॉब वर्कर की जगह से आप ये सप्लाई कर रहे हो, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास तो डाटा पहुँच गया है ना। तो गवर्नमेंट के पास जब डाटा ही पहुंच गया तो फिर मैंने दिया हो चाहे उसने दिया हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट के पास डाटा तो पहुंच ही गया। तो फिर गवर्नमेंट कहता है हमारे को इस केस में भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो केस हैं जब आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा या फिर प्रिंसिपल ऐसी गुड्स की सप्लाई करता है जो कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई होती है। तो अपना आंसर चेक कर लें। ठीक है, goods can be supplied directly from the place of business of job worker without declaring if the additional place of business in two circumstances कौन कौन सी हैं, if job worker is a registered taxable person या फिर principal engaged in the supply of goods may be notified by the commissioner। सेम आंसर इंस्टीट्यूट ने दिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, what happens when the inputs or capital goods are not received back or supplied from the place of business of job worker within the prescribed time। इस केस में दो चीज़ें होंगी आपके पास। इसने पूछा व्हाट हैपन्स व्हेन द इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक और सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। आपको गुड्स जब हम जो प्रिंसिपल होता है वो जॉब वर्कर को अपने गुड्स सेंड करता है, ठीक है, इसके ऊपर काम करो और वापस मेरे को दे दियो। अब क्या होता है, यहाँ पर लोग चोरी कर लेते थे, वहाँ से वो मंगवाते ही नहीं थे वापस, किसी भी तरीके से वो चोरी करते थे। तो गवर्नमेंट ने उनके चक्कर के अंदर एक प्रोविज़न बनाया है कि अगर आपने कोई गुड्स सेंड किए वो वापस अगर आपके पास वापस नहीं आते, ठीक है, हम आपको टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर अगर आपने वो गुड्स वापस नहीं मंगवाए जॉब वर्कर से प्रिंसिपल के पेज में, तो हम आपकी उस गुड्स की सप्लाई मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को वो गुड्स सप्लाई कर दिए। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो गुड्स पहले मेरे पास था और मैंने जॉब वर्कर को दिया, वो वापस ही नहीं मंगवाया, तो जब गुड्स मैंने उसको सेंड किया था उस डेट से वो सप्लाई मान ली जाएगी अगर मैंने ये गुड्स वापस नहीं मंगवाए टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर डेट चेक होएगी कि प्रिंसिपल ने ये गुड्स सेंड कब किए थे जॉब वर्कर को, सेंड डेट, इशूड डेट याद रखना। दूसरा केस मेरे पास ये हो सकता है कि ये गुड्स मैंने उसको नहीं दिए थे, ये मैंने सप्लायर को बोला था कि तू ना ये गुड्स ना जॉब वर्कर की दुकान पे सीधा पहुंचवा दे उसकी प्रीमाइसिस पे, ठीक है, क्योंकि ना ज़रूरी नहीं होता कि वो गुड्स पहले मेरे पास ही होने चाहिए फिर मैं जॉब वर्कर को दूँ। मैंने सप्लायर को बोला तू ना ऐसे कर, पहले रॉ मटेरियल यहाँ लाएगा फिर वहाँ भेजूँगा मैं, डबल खर्चा लगेगा, तू मेरा वो जॉब वर्कर की प्रीमाइसिस है वहीं इस एड्रेस पर सीधा उसके पास भिजवा दे। अब ये वाले गुड्स मैंने वापस मंगवाए नहीं, जॉब वर्कर से गुड्स वापस ही नहीं मंगवाए, तो गवर्नमेंट कहता है इस केस में जॉब वर्कर के पास जब गुड्स रिसीव्ड हुए थे
जब जॉब वर्कर के पास गुड्स रिसीव्ड हुए थे तेरे सप्लायर से, उस डेट से ले तेरी ये सप्लाई मान ली जाएगी, तुझे टैक्स अकॉर्डिंगली पे करना होगा। ठीक है, तो आंसर पढ़ते हैं। इफ़ द इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नॉट received back by the principal are not supplied from the place of business of the job worker within the prescribed time limit, तो इट वुड बी डीम्ड, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये गुड्स की तूने सप्लाई करी है प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन द सैड इनपुट कैपिटल गुड्स वर सेंट आउट बाय द प्रिंसिपल। याद रखना, इशूड डेट, सेंट डेट, और ब्रैकेट में क्या लिखता है, और या ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ जॉब वर्कर, अगर गुड्स डायरेक्टली प्लेस ऑफ बिजनेस जॉब वर्कर पे के पास आए थे ये। ठीक है, अगर ये गुड जॉब वर्कर के पास डायरेक्टली आए थे ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ जॉब वर्कर वे द इनपुट कैपिटल गुड्स वर सेंट डायरेक्टली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर, तो इस केस में रिसिप्ट डेट लेनी है, नॉर्मल केस में सेंट डेट लेनी है। प्रिंसिपल वुड बी लाइबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। थर्ड केस समझते हैं। Who is responsible for maintenance of proper accounts related to job work? जॉब वर्क का तो काम ये होता है कि चलो ठीक है, अभी मैंने अपना कुछ काम, थोड़ा सा काम किसी और बंदे से करवा लिया, गवर्नमेंट जॉब वर्कर को थोड़ी पकड़ेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन काम तो मेरा ही है ना, मेन लीडर। अब मान लो कंपनी के अंदर क्या होता है, एक पर्सन लीड करता है, बाकी तो उसकी टीम होती है, और अगर कोई काम गलत हो जाता है तो जो बोर्ड है वो किसको डांटेगा, लीडर को डांटेगा ना, वो सारे बंदे एम्प्लॉयज़ को थोड़ी बुला के डांटेगा। तो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल की, टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ जॉब वर्कर रिलेटेड टू इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 4, जेनी इंजीनियर हैड ए माउल्ड डिलीवरी डायरेक्टली टू जॉब वर्कर फ्रॉम द supply for making certain parts for use in factory of general engineer. As per the agreement, mold was to remain with the job worker as long as work was being sent to him. After 4 years of the department audit team that visited the job worker noticed mold and trace it general engineer के पास पड़े हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ना, अपन उसको माउल्ड भेजे थे जॉब वर्कर के पास, तो वो काफ़ी टाइम से वहीं पड़े रह गए। ठीक है, फिर ऑडिट हुई तो जीएसटी ऑडिट टीम ने, डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि ये जो माउल्ड्स हैं ये आपने वापस क्यों नहीं मंगवाए, ये तो वापस मंगवा लेने चाहिए थे आपको विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, नहीं मंगवाए तो हम आपकी ये सेल मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करना ये सही है या नहीं है। तो हम बता दें कि ये जो गुड्स हमारे को, हम इसके अंदर हम पूरा प्रोविज़न लिखेंगे कि जो गुड्स होते हैं वो हमारे को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि वो टाइम जो होता है, कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्कर, वो हमारे को 3 साल के अंदर अंदर वापस मंगवाने होते हैं जॉब वर्कर से। फर्दर एक्सटेंड भी हो जाता है ये 2 ईयर। कैपिटल गुड्स को 3 साल के अंदर अंदर हमारे को वापस मंगवाने होते हैं, फर्दर एक्सटेंड 2 ईयर। ठीक है, अगर आप नहीं मंगवाते तो फिर वो अभी अपन ऊपर पड़ा है, टैक्स लग जाता है उसके ऊपर, प्रिंसिपल को सप्लाई मान ली जाती है अगर अपन नहीं मंगवाते। ये जो सारा जो प्रोविज़न था, ये सेक्शन 19 होता है, जो ये सेक्शन 19 है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये माउल्ड्स, फिक्सचर, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन ने माउल्ड्स उसको भेजे थे, वो अपन ने वापस नहीं मंगवाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो पूरा प्रोविज़न है ये माउल्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो डिपार्टमेंट यहाँ गलत हो जाएगा अगर वो कुछ बोलता है तो। आंसर पढ़ लें। बस आंसर हमारा कंक्लूजन ये है कि ये टाइम ऑफ 3 ईयर्स जो ब्रिंगिंग बैक द कैपिटल गुड्स है जॉब वर्कर की, ये माउल्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, ये अगर उसने आईटीसी ले भी लिया इन माउल्ड्स के ऊपर, हमारे से इसने आईटीसी के बारे में पूछा था, आईटीसी आप उसके ऊपर ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे गुड्स मेरे पास पड़े हों चाहे उसके पास पड़े हैं, माउल्ड्स आईटीसी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सुदामा इंडस्ट्री लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पाइप अदर सप्लाई जॉब वर्कर बेसिस। ठीक है, 10 जनवरी प्लास्टर मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट प्लास्टिक 4 लाख रुपये, माउल्ड 50,000 रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट टू सुदामा इंडस्ट्री
पाइप बनाने के लिए अपन ने दे दी। उसने खुद का मटेरियल भी लगाया उसके अंदर, जिसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपये थी। उसने इन्वॉइस बना के दे दिया 2,00,000 रुपये का जॉब चार्जेस फॉर मेकिंग पाइप्स एंड रिटर्न द मैन्युफैक्चर पाइप थ्रू डिलीवरी चलान टू प्लास्टो मैन्युफैक्चर 20 अक्टूबर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। सेम क्वांटिटी एंड quantity of plastic pipe was made for Plasto manufacture was made by Sudama Industry from its own raw material and sold to Solid Pipe 7.5 लाख रुपए का 20 अक्टूबर को। देखो, एक तो उसने जॉब वर्क का काम करा, एक वो वही काम अपने खुद के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इसके केस में हमारे को ना जो क्या कुछ है इसने क्वेश्चन में, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पाइप्स बाय सुदामा इंडस्ट्री फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर और सॉलिड पाइप। देखो, जॉब वर्क की डेफिनेशन लिखना चाहूँगा मैं इसके अंदर। जॉब वर्क की डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे कि जब आप किसी और मतलब किसी गुड्स के ऊपर काम करते हो जो गुड्स आपकी नहीं है, बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन है, उसके ऊपर काम करना जॉब वर्कर कहलाता है। उसमें आपका मटेरियल भी यूज़ हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन काम आपका जॉब वर्कर होता है, ठीक है। तो जॉब वर्कर तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। और अगर वही गुड्स मैं अपने दम पे बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, ठीक है, अपना मटेरियल यूज़ करता हूँ और फिर वो गुड्स ऐसे किसी को और को भेज देता हूँ, तो फिर वो तो गुड्स होगी ना, मैंने अपने मटेरियल के ऊपर काम करा, ठीक है। मेन काम अब मेरा, अब मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो मैंने अपने लिए, मान लो ये कैलकुलेटर पड़ा है मेरे सामने, तो मैंने बोला अगर कोई और कैलकुलेटर मेरे से बनवाता है, ठीक है, मेरे को अपना रॉ मटेरियल दे देता है, कहता है बस आप ना इसको असेंबल करके हमारे को दे दिया करो, तो ये तो जॉब वर्कर का हो गया। अब असेंबल करना तो मुझे आता ही है, और यही कैलकुलेटर मैं खुद के भी बेचता हूँ, खुद का सामान लगे खुद के लिए भी बेचता हूँ, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली जाएगी, ठीक है। तो पहले का आंसर तो यही हो गया। फिर कहता है वेदर सुदामा इंडस्ट्री कैन यूज़ इस ओन मटेरियल इवन व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर फॉर प्लास्टिक पाइप ऑन द जॉब वर्क बेसिस। कोई कुछ नहीं होता। जॉब वर्क शेड्यूल 2 में आती है। शेड्यूल 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जॉब वर्क का काम आपका सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। फिर उसके अंदर 99% मटेरियल क्यों ना यूज़ कर रहे हो, अगर आपका मेन काम जॉब वर्कर है, सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। आप उसके अंदर कुछ मर्जी यूज़ कर लो, प्रिंसिपल सप्लाई आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस है, आप अपने गुड्स यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहता है वेदर सेंडिंग द प्लास्टिक एंड माउल्स टू सुदामा इंडस्ट्री बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चर इज ए सप्लाई एंड टैक्सेबल इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड फॉर द सेम। तो यहाँ पे हमारे के टैक्सेबल इनवॉइस के बारे में पूछे। टैक्सेबल इनवॉइस कब जरूरत होता है, कब जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसका पर्टिकुलर टॉपिक भी है। तो पढ़ते हैं यहाँ पर आंसर में क्या लिखा हुआ है। ये देखो, पहले इसने क्या लिख दिया, रजिस्टर प्रिंसिपल में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बिना टैक्स के पेमेंट करे इनपुट कैपिटल गुड्स को सेंड कर सकता है जॉब वर्कर को। सब्सिक्वेंटली कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क काम होती है वो ब्रिंग बैक करेगा गुड्स को। 1 ईयर और 3 ईयर की लिमिट होती है ना, नॉर्मल गुड्स 1 ईयर के अंदर और कैपिटल गुड्स 3 ईयर के अंदर आपको वापस मंगवाने होते हैं। लेकिन ये कंडीशन माउल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर के ऊपर नहीं लगती। इफ़ द टाइम फ्रेम 1 ईयर 3 ईयर ब्रिंगिंग बैक फर्दर सप्लाइंग इनपुट एंड कैपिटल गुड्स एक्टिविटी सेंडिंग द गुड्स जॉब वर्कर शैल बी डीम टू बी सप्लाई मान ली जाती है। अब आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। सेंडिंग ऑफ प्लास्टिक माउल्ड प्लास्टिक सुदामा इंस्टीट्यूट इज नॉट सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर पाइप ऑफ रिसीव बैक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ऊपर ऐसे इतना कुछ लिख दिया इसने। रूल 45 प्रोवाइड दैट द इनपुट सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स ब्रिंगिंग सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी सेंट अंडर ए कवर बाय डिलीवरी चलान। ये सप्लाई नहीं होती ना, जब तक सप्लाई नहीं है तो उसके लिए फिर मैं टैक्सेबल इनवॉइस क्यों बनाऊँ। जॉब वर्कर को मैंने दी है, जनरली तो यही मान के चलूँगा ना, मैं वापस मंगवाऊँगा। वो तो रेयर चांस हो सकता है कि मैंने वापस नहीं मंगवाए और वह सप्लाई मान ली, ठीक है। नॉर्मली तो अगर गुड्स गया वापस आ गया, गुड्स गया वापस आ गए बन के, तो उसके अंदर तो मेरा क्या होता है, डिलीवरी चलान इशू होएगा। डिलीवरी चलान से हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स चले जाया करेंगे, ठीक है। टैक्सेबल इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होती। प्लास्टो मैन्युफैक्चर नीड नॉट इशू अ टैक्सेबल इनवॉइस फॉर द सेंडिंग द इनपुट टू सुदामा इंडस्ट्री बट शुड सेंड द इनपुट अंडर द कवर ऑफ चलान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। Whether Sudama Industry should include the value of the free of cost plastic mold supplied by Plasto manufacturer on its job charges। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोल्ड्स के ऊपर नहीं लगती ये। आंसर नंबर 4,
amount supplier is liable to pay in relation to supply which has been incurred by the recipient of the supply, not included in the price actually paid or payable of the goods. However, Sudama Industry should not include the value of free of cost plastic mold. वो तो फ्री ऑफ चार्ज दिया अपन ने, ठीक है, फ्री वाली चीज़ें कैसे ऐड हो जाएंगी. The scope of supply of Sudama Industry is to manufacture plastic pipe, raw material supplied by plastic manufacturers. Thus, there is no point of time where Sudama Industry liable to pay tax on the raw material. Value should not be included in the job charges, even though same has been incurred by plaster manufacturer. फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैल्यू ऐड हो ही नहीं सकती. चलो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं. अलोक प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर. सेंट स्टील कैबिनेट वर्थ 50 लाख रुपए अंडर ए डिलीवरी चलान. रजिस्टर जॉब वर्कर फॉर ए जॉब वर्क 28 जनवरी. स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडिंग माउंटिंग द स्टील कैबिनेट ऑन ए मेटल फ्रेम, सेंडिंग द माउंटेड पैनल बैक टू अलोक प्राइवेट लिमिटेड देनी है अपने को. मेटल फ्रेम इज टू सप्लाइड बाय प्रेम टूल्स हैज़ एग्रीड टू कंसिडरेशन 5 लाख रुपए फॉर इंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ मेटल. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटिंग एक्टिविटी मेटल वेस्टेज इज जनरेटेड इज सोल्ड बाय मिस्टर प्रेम मेजर प्रेम टूल्स फॉर 45,000 रुपये. अभी इस केस में क्या हुआ कि एक तो उसका जॉब वर्क का काम था, उसने कहा था मेरे को ये काम चाहिए, ठीक है, तो कहता मैं 5 लाख रुपये लूँगा. जॉब वर्कर कहता ठीक है 5 लाख रुपये दे देंगे. अब उसने उसके लिए जो माल तैयार करके दिया ना, उसमें कुछ वेस्टेज थी, वो वेस्टेज कबाड़िए को बेचा है ये, और कबाड़िए को बेचा है तो 45,000 रुपये का वो सामान बेच दिया उसने, ठीक है, जो वेस्टेज निकली थी. अब कहता मेटल फ्रेम 28% है और वेस्ट 12% है और सर्विस 18% है. जीएसटी लगाओ कैसे लगेगा. अब देखो जॉब वर्क का मेन काम क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सर्विस टैक्स लगेगा ना इसके ऊपर. सर्विस का रेट क्या है 18%, तो जीएसटी क्या लगेगा 18%. 5 लाख के ऊपर तो लगेगा 18%. मेटल के ऊपर 28% रेट है तो क्या हो गया, मेरा काम तो सर्विस का है, मैंने तो तेरे गुड्स के ऊपर अपना काम करके दिया है बस, तो सर्विस लगेगी यहाँ पे. सप्लाई ऑफ सर्विस 18%, 5 लाख के ऊपर 18% जीएसटी पे कर दूंगा. अब जब गुड्स मैंने बेचे तो 45,000 रुपये के वेस्ट बेच दिया था, ठीक है, तो वो कबाड़िया कहता है इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप जीएसटी रजिस्टर्ड वाले पर्सन हो. 45,000 के ऊपर जीएसटी का वेस्ट मटेरियल 12% है. ये मेरे को पे करना है, तो एक तो मेरे को पे करना है 5 लाख का, कितना था 18% पे करना है 90,000 रुपये. एक मुझे 45,000 का 12% पे करना है 5400 रुपये. आंसर चेक करते हैं, यही है ना. जॉब चार्जेस 18% 90,000 और 5400 95,400 रुपये टोटल जीएसटी मेरे को पे करना है. यही आपका आंसर है. ये देखो शेड्यूल 2 वाली बात बता दी थी इसने. शेड्यूल 2 सप्लाई ऑफ सर्विस 18% क्यों लगाया मैंने इसमें. क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन. बेदी मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड पर्सन इंस्ट्रक्ट इट्स सप्लायर टू सेंड द कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू राजेश एंटरप्राइजेस. वो मेरा जॉब वर्कर है, डायरेक्टली उसके पास ही भिजवा दियो. आउटसाइड इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस कैरिंग आउट सर्टेन ऑपरेशन ऑफ द गुड्स वर सेंट बाय द सप्लायर 10 अप्रैल, लेकिन रिसीव्ड कब हुआ 15 अप्रैल को. ये डायरेक्टली सप्लायर को बोला मैंने, डायरेक्टली सप्लायर को बोला तू जॉब वर्कर के पास भिजवा दियो, मेरे पास मत भिजवाइयो. राजेश एंटरप्राइजेज कैरिड ऑन द जॉब वर्क डिड नॉट रिटर्न द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स दिए ही नहीं अपने को, ठीक है, डीम्ड सप्लाई माने, ठीक है. कब से मानेंगे, रिसिप्ट डेट से, क्योंकि डायरेक्टली गए थे इसके पास. दूसरा, वुड यूर आंसर इफ द प्लेस ऑफ कैपिटल गुड्स जिक्स फिक्सचर और सप्लाई टू जॉब वर्कर है सेम नॉट रिटर्न. अगर ये जिक्स फिक्सचर होते तो फिर तो मैटर ही नहीं करती चीज़. सेम क्वेश्चन आप ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आंसर ये वाला. प्रिंसिपल इज इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट एज क्रेडिट ऑन द कैपिटल गुड्स के ऊपर आप इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हो. जैसे ही वो गुड्स मैंने जॉब वर्कर के पास भेजा था ना, तो मैंने आईटीसी तो ले लिया था. अब वो गुड्स मेरे पास वापस आ जाना चाहिए था 1 साल के अंदर, और अगर कैपिटल गुड्स है तो 3 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए था. अब वो गुड्स वापस नहीं आया तो मैं रिसिप्ट डेट पकड़ूंगा. रिसिप्ट डेट कौन सी, 15 अप्रैल, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, क्योंकि मैंने सप्लायर को सीधा बोला था वहाँ भिजवा दियो. 15 अप्रैल से को मेरी वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी, लाइबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली. हाउएवर देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द रिटर्न ऑफ माउल्ड डाइस जिग्स फिक्सर टूल्स जॉब वर्कर केस में. हाउएवर इफ राजेश एंटरप्राइज डज नॉट रिटर्न द जिग्स फिक्सर टू बेदी मैन्युफैक्चर इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. सप्लाई मानी नहीं जाएगी.
बैटरी मैन्युफैक्चर विल बी एलिजिबल टू रिटेन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय देम। माउल्ड जिग्स फिक्सचर टूल्स, इनके ऊपर तो ये सेक्शन लगता ही नहीं है, जो लिमिट है ये लगती ही नहीं है, तो उस केस में आप ITC ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स तो आपको वो करना पड़ेगा, बाकी के गुड्स आपके अगर 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर वापस नहीं आते तो यहाँ पर हमारा जॉब वर्कर के पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को।